स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बोर ने एटॉमिक मॉडल के बारे में जो हाइपोथेसिस दिए थे वो हम देख लेते हैं कि बोर ने जो हमें हाइपोथेसिस दिए कि जो एटम्स होता है वो एटम का स्ट्रक्चर और उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके बारे में उसने जो हाइपोथेसिस दिए थे उसमें फर्स्ट हाइपोथेसिस, आउट ऑफ ऑल ऑर्बिट्स permitted by the classical mechanics and electron can exist around the nucleus only in those orbits in which its orbital angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi, जहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है और h की वैल्यू 6.625 into 10 raised to -34 जूल इंटू सेकेंड है। और ये जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है हमें, देखो फर्स्ट हाइपोथेसिस बोलेगा न्यूक्लियस के अराउंड जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कहीं भी जहां भी मन हो वहां भी वो गोल नहीं घूमता है। वो कहां पे गोल घूमेगा, वो वहीं पे ही गोल घूमेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एल बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल, वो एल की वैल्यू n इंटू एच अपॉन 2 पाई हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इसका मीनिंग n की वैल्यू, जहां पे n की वैल्यू होगी 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, इस तरह से ये इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h अपॉन 2 पाई हुआ। मीन्स इलेक्ट्रॉन वहीं पे ही घूमेगा जहां पे, मान लो आपने n की वैल्यू 1 ली, अगर n की वैल्यू 1 ली है, इफ n इक्वल्स टू 1, तो L क्या होगा बच्चों बताओ, L होगा h अपॉन 2 पाई। अगर आपने n की वैल्यू 2 ली है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 2h अपॉन 2 पाई मीन्स h अपॉन पाई। या तो अगर आपने n की वैल्यू 3 ली है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 3h अपॉन 2 पाई। इस तरह से आप n की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, तो उसके हिसाब से यहां पे l की वैल्यू चेंज होती रहेगी। यहां पे देखो आप l की वैल्यू, पहले l क्या था, h अपॉन 2 पाई जब n 1 था, फिर l क्या हुआ, 2h अपॉन 2 पाई मीन्स h अपॉन पाई हुआ, फिर l क्या हुआ, 3h अपॉन 2 पाई। तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जैसे जैसे n चेंज होगा वैसे वैसे l चेंज होगा। तो यहाँ पे l की वैल्यू कुछ फिक्स मिलेगी क्योंकि h की वैल्यू फिक्स है, प्लैंक कांस्टेंट, ये प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है। देखो डिवाइड बाय 2 पाई, 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ये सभी की वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करोगे तो l की वैल्यू कुछ फिक्स मिलेगी। अब l की यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो ही एंगुलर मोमेंटम जब होगा तब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वो जगह पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। मान लो इसकी वैल्यू यहां पे h अपॉन 2 पाई, यहां पे h अपॉन 2 पाई की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 1.05 इंटू 10 रेज़ टू -34 मिलेगी। तो जब L1 की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम मीन्स इलेक्ट्रॉन का जब एंगुलर मोमेंटम 1.05 इंटू 10 रेज़ टू -34 होगा तब इलेक्ट्रॉन वो ही जगह पे गोल घूमेगा। मान लो ये जगह पे ये जो ऑर्बिट आपको दिख रही है, ये ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम तब 1.05 इंटू 10 रेज़ टू -34 होगा, मीन्स h अपॉन 2 पाई जितना होगा, तब यहां पे ही इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा। अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास यहां पे वो
नहीं घूम पाएगा क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम तब चेंज हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो इतना थोड़ा सा दूर गया तो यहां पे भी वो नहीं घूम पाएगा, यहां पे भी नहीं घूम पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 2h/2π मीन्स h/π होगा, मान लो ये जगह पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हो रहा है h/2π, तब ये जगह पे इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर पाएगा न्यूक्लियस के अराउंड। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा, यहां पे घूमेगा, यहां पे घूमेगा, लेकिन बीच में कहीं भी इलेक्ट्रॉन जहां भी मन हो उसका वहां पे वो नहीं घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहां पे घूम पाएगा, जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π हो, या तो 2h/2π हो या तो 3h/2π हो। अब मान लो ये जगह पे एंगुलर मोमेंटम है 3h/2π, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे घूमेगा, इलेक्ट्रॉन ये जगह पे घूमेगा, यहां पे ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो यहां पे एक चीज याद रखना बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, आपने आगे के लेक्चर में मैंने बताया था, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मान लो सन के आसपास कितने भी दूर आप जाओ, इतना यहां कहीं भी प्लेनेट घूम सकता है। सन से 100 किलोमीटर दूर, सन से 1 लाख किलोमीटर दूर, सन से 10 लाख किलोमीटर दूर, कहीं भी प्लेनेट घूम सकता है सन के अराउंड। लेकिन न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे एटम्स जैसे पार्टिकल के लिए क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होता है, ना कि क्लासिकल मैकेनिक्स। तो यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होगा। तो बोहर ने क्या बताया, बोहर ने फर्स्ट हाइपोथेसिस दिया। बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन वहीं पे ही घूमेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π हो, nh/2π, या तो इसको आप वर्ड में बोल सकते हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स n को n से मल्टीप्लाई करो h/2π को, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से होल नंबर होगी। तो एक चीज याद रखना बच्चों, यहां पे जहां इलेक्ट्रॉन वही जगह पे घूमेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π हो। तो ये फर्स्ट हाइपोथेसिस है। और यहां पे दूसरी एक चीज याद रखना, द इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेबल ऑर्बिट, जहां ये सभी ऑर्बिट जो है, जहां यहाँ पे n=1 लिया था हमने, यहाँ पे n=2 लिया था, यहाँ पे n=3 लिया था, तो ये सभी स्टेबल ऑर्बिट है। तो ये स्टेबल ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। आगे रुदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया था, उसमें आपने देखा था इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन कर पाएगा। और ये सभी ऑर्बिट में जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π हो रहा है, वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और वहां पे वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे और वही ऑर्बिट में वो घूमते रहेंगे। एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व स्टेडीली इन सच ऑर्बिट। तो यही ऑर्बिट में वो रिवॉल्यूशन कर पाएंगे। तो ये हुआ उसका फर्स्ट हाइपोथेसिस। ये फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या बताएगा, फर्स्ट हाइपोथेसिस आपको बताएगा कि जहां पे nh/2π एंगुलर मोमेंटम हो, वो इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट में घूमेगा और वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन करेगा। ये उसका फर्स्ट हाइपोथेसिस है। अब दूसरा हाइपोथेसिस क्या है, देखो बच्चों, सेकंड हाइपोथेसिस, when an electron makes a transition from a stable orbit with energy EI to another stable orbit with a lower energy EK, it radiates EI minus EK amount of energy in the form of photon of electromagnetic radiation of frequency f such that EI minus EK equals to HF। अब यहाँ पे उसने क्या बताया, यहाँ पे सेकेंड हाइपोथेसिस में बताया कि
कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ये है न्यूक्लियस जिसमें हो गए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन घूमने की मैंने ऑर्बिट्स ड्रॉ की है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में घूमेंगे। ये है 1 नंबर की ऑर्बिट, ये है 2 नंबर की ऑर्बिट, ये है 3 नंबर की ऑर्बिट। अब यहां पे क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी वाली ऑर्बिट जिसको हम बोलेंगे EI, मान लो ये 3rd नंबर की जो ऑर्बिट है यहां पे, ये EI में से वो जब EK के ये लोअर ऑर्बिट में यहां पे जो जंप करेंगे, मान लो यहां पे ये 3rd ऑर्बिट है जिसके अंदर EI एनर्जी है और ये 1st ऑर्बिट है जिसके अंदर EK एनर्जी है। तो जब इलेक्ट्रॉन ये 3rd ऑर्बिट में से जंप करके 1st ऑर्बिट में पहुंचेगा, तो वो क्या करेगा, यहां से एनर्जी रेडिएट करेगा। ये एनर्जी जो बाहर निकलेगी वो एनर्जी HF के फॉर्म में होगी। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, F क्या है, फ्रीक्वेंसी। यहां से जो ये निकला वेव उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस यहां पे जो एनर्जी रेडिएट होगी वो फोटोन के फॉर्म में होगी और जिसको आप वो एनर्जी को बोलोगे HF। तो हायर एनर्जी ऑर्बिट में से जब वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तब वो HF जितनी एनर्जी रिलीज करता है। तो यहां पे आपने क्या देखा बच्चों, हायर ऑर्बिट जहां पे एनर्जी EI थी वहां से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में वो जब जंप करेगा तो HF जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा। सेम इससे अपोजिट, अगर इलेक्ट्रॉन को HF जितनी एनर्जी मिलती है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर 1st ऑर्बिट में होगा और यही HF जितनी एनर्जी उसको मिली तो वो 1st ऑर्बिट में से 3rd ऑर्बिट में आ जाएगा, तो वो एक्साइटेड स्टेट होगी। तो इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लो एनर्जी ऑर्बिट में से हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है और तुरंत ही फिर हाई एनर्जी ऑर्बिट में से फिर से जंप करके लो एनर्जी ऑर्बिट में आता है और जितनी HF एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही HF एनर्जी वो रिलीज कर देता है। मान लो यहां पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट में था, उसने 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की। 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो 3rd ऑर्बिट में जंप करके चला आया। तो जैसे ही 3rd ऑर्बिट में वो जंप करके चला आया था तो उसने जो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो कितनी थी, 5 जूल। अब वो 1st ऑर्बिट में से कहां पे आया, 3rd ऑर्बिट में आया। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, 5 जूल। फिर वो क्या होगा, तुरंत ही वो 5 जूल रिलीज कर देगा। पहले एब्जॉर्ब की, जंप किया और हाई ऑर्बिट में आ गया, फिर वो 5 जूल फोटोन के फॉर्म में इस तरह से वो रिलीज कर देगा और फिर से 3rd ऑर्बिट में से वो कहां पे आ जाएगा, 1st ऑर्बिट में आ जाएगा। तो एनर्जी अगर बाहर से आती है तो लो एनर्जी में से वो हाई एनर्जी स्टेट में जंप करता है और जब वो हाई एनर्जी में से लो एनर्जी स्टेट में जंप करेगा तो अपने अंदर से वो HF जितनी एनर्जी रिलीज करेगा। और वो HF क्या होगी बच्चों, वो HF होगी हाई एनर्जी ऑर्बिट स्टेट में जो एनर्जी होगी वो एनर्जी माइनस लो एनर्जी ऑर्बिट स्टेट में उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी, उसका डिफरेंस EI माइनस EK इक्वल्स टू HF जितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है देख लो आप, ये सेकंड हाइपोथेसिस में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी हाई एनर्जी ऑर्बिट में से लो एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो HF जितना रिलीज करेगा। When an electron absorbs a quantum of frequency, it makes a transition from lower EK to higher EI। जो मैंने यहाँ पे बताया, अगर वो उसको कोई एनर्जी बाहर से देगा तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा और अगर वो एनर्जी बाहर फेंकेगा तो अपनी हायर एनर्जी स्टेट में से वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के क्या हुए, ट्रांजिशन हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं यहाँ पे।
समझ में आ रहा है बच्चों? ये दो हाइपोथेसिस यहाँ पे बोहर ने बताए थे और ये दोनों ही हाइपोथेसिस का आप अच्छी तरह से ये लर्न कर देना, ये बहुत ही काम के है। आपकी बुक में या तो कोई रेफरेंस बुक में भी दिए होंगे। ये दोनों ही हाइपोथेसिस 2 मार्क में बहुत बार पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब इससे आगे हम बोहर की लिमिटेशन भी देखेंगे और बोहर ने ये जो हाइपोथेसिस दिए मीन्स हम दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड इसकी आगे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बोहर ने क्या किया, एटॉमिक मॉडल, एक एटम का एक मॉडल एस्टेब्लिश करने की ट्राई की है। देखो बोहर ने आगे क्या था, रुदरफोर्ड ने क्या बताया था, रुदरफोर्ड ने बताया था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास जहां मन करे वहां कहीं भी घूम सकता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, ऐसा रुदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन अगर कहीं भी घूमने लगेगा तो क्या होगा, स्लोली इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करने लगेगा और इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी बाहर फेंकेगा, रेडिएट कर देगा, तो वो फिर कहां पे आ जाएगा, न्यूक्लियस में आके समा जाएगा, तो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगा। मैंने ये आगे के लेक्चर में पढ़ाया था। तो रुदरफोर्ड उसमें फेल हुआ, अपना मॉडल एस्टेब्लिश समझाने में वो फेल हुआ। फिर बोहर ने हाइपोथेसिस दिए एटम के मॉडल को यहाँ पे दिखाने के लिए, तो उसका दोनों हाइपोथेसिस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये दोनों हाइपोथेसिस आप लर्न कर दो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यहाँ पे ये जो एटम है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो घूमेगा, जो ऑर्बिट में घूमेगा उसकी कुछ रेडियस होगी, वो रेडियस का हमें इक्वेशन डिराइव करना है। बहुत ही मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में है जहां पे हमें रेडियस का इक्वेशन डिराइव करना है। इलेक्ट्रॉन जहां पे घूम रहा है वो ऑर्बिट की रेडियस का इक्वेशन हमें डिराइव करना है, और जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो ऑर्बिट में उसकी एनर्जी का इक्वेशन भी हमें डिराइव करना है। तो इसके बाद वो ही पढ़ने वाले हैं। चलो नेक्स्ट लेक्चर आप मोस्ट टाइम पे जरूर देखो।